In this video, we are talking about the modes of selection, balanced polymorphism and heterozygote superiority. उससे पहले हमने नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हम जो है उसका सारा जो प्रोसेस था कि डार्विन ने किस तरह नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है उसको पब्लिश किया, वो सारा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिव्स बाय डार्विन, और ये जो थ्योरी है ये इसने अपनी कंप्लीट जो उसने जर्नी थी गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, मेनलैंड से उसकी गैलापागोस आइलैंड तक जो तमाम उसकी जर्नी थी उसमें उसने जितनी भी स्पीशीज़ देखी उन सबको देखते हुए उसने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पेश की। अब वो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो हम कहते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें कुछ अगर फिनोटाइप्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और उसके अलावा जो वो फिनोटाइप्स हैं, अगर हम उन फिनोटाइप्स की बात करें जो सक्सेसफुल थी, दे लीव मोर ऑफस्प्रिंग देन द अदर फिनोटाइप्स। इट इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। The tendency for natural selection to occur and upset Hardy-Weinberg equilibrium is called selection pressure. Selection pressure हम कहते हैं कि the tendency for natural selection to occur and upset Hardy-Weinberg equilibrium. नेचुरल सिलेक्शन ने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अपसेट कर दिया था, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये हमने जो लास्ट में पढ़े थे कुछ इसके मैकेनिज़म्स, तो उसमें हमने देखा था कि वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से मैट नहीं करते थे, वो बिल्कुल हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऑपोजिट थे। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ने हमने कहा था एवोल्यूशन नहीं होती, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में एवोल्यूशन की बात हुई थी, ठीक है। तो उसको हम सिलेक्शन प्रेशर करें। नेचुरल सिलेक्शन एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इस नेचुरल सिलेक्शन की हम बात अगर करें कि ये थ्योरी जो उसने पेश की थी, ये डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। अब वो जो टाइप्स हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की कौन सी हैं, ठीक है, जिसको मोड ऑफ सिलेक्शन कह रहे हैं, कि वो जो सिलेक्शन उसने की थी, जो नेचुरल सिलेक्शन उसने हमें बताई, वो सिलेक्शन किन चीज़ों की बेस पर उसने की। तो अब इसमें 3 टाइप्स हैं। मैनी पॉपुलेशंस हैव अ रेंज ऑफ फिनोटाइप्स for certain traits. It is characterized by a bell-shaped curve. It shows that phenotypic extremes are less common than the intermediate phenotypes. Natural selection may affect a range of phenotypes in 3 ways. अब यहाँ पे कहते हैं कि कुछ जो पॉपुलेशन है, अगर फिनोटाइप की बात करें, ठीक है, वो सर्टेन ट्रेड्स के लिए होती है, और उसके कर्व जो है वो बेल शेप कर्व होता है, बेल की तरह का कर्व होता है, और वो हमें फिनोटाइप्स जो है वो शो करता है कि एक्सट्रीम्स जो हैं वो लेस कॉमन है या इंटरमीडिएट लेस कॉमन है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं उस कर्व से। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फिनोटाइप्स को इफ़ेक्ट करती है, और वो 3 वे से इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहली नेचुरल सिलेक्शन की जो टाइप है दैट इज़ द डायरेक्शनल सिलेक्शन, द सिलेक्शन इन विच इंडिविजुअल एट वन फिनोटाइप extreme are at a disadvantage as compared to all other individuals in the population is called directional selection. आप इसको सिंपल इस तरह याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल होता है, कि जो नेचर है, ठीक है, एक जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम लेवल को सपोर्ट करती है, इन विच इंडिविजुअल एट वन फिनोटाइप एक्सट्रीम आर एट अ डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू ऑल अदर इंडिविजुअल। इसका मतलब है एक जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेवल को सपोर्ट करती है। वन पॉपुलेशन सपोर्ट फिनोटाइपिक एक्सट्रीम एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। एक पॉपुलेशन जो है वो एक जो है सपोर्ट करेगी एक्सट्रीम लेवल को, तो जो नेचर है वो सिलेक्ट करती है जो मोस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं। मोस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल्स हम कह रहे हैं जो एक्सट्रीमिक इंडिविजुअल्स हैं, जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम पे हैं, उसको हम अडेप्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेचर सिलेक्ट्स मोस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल्स। और डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें मूव भी होते हैं, एक ग्रोइंग होती है, जाहिर सी बात, अगर एक इंडिविजुअल है उसकी ग्रो होती है, और वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो साइड टू साइड मूव करते हैं, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में वो साइड टू साइड मूव भी करते हैं। द डिलीटेरियस जीन्स डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इन रिस्पॉन्स टू द सिलेक्शन बट ऑल अदर जीन्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। डायरेक्शनल सिलेक्शन अकर्स व्हेन अ म्यूटेशन गिव्स राइज टू अ न्यू जीन्स। डायरेक्शन सिलेक्शन कब होती है? जब म्यूटेशन जो है एक न्यू जीन्स हमें देती है, न्यू जीन देती है। उसके अलावा इसमें डिलीटेरियस जीन्स जो डिक्लाइन जीन्स होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम जो है सिर्फ वही इसमें होगी ज़्यादा, लेकिन जो बाकी होंगी एक्सट्रीम एक ही सिर्फ एक्सट्रीम पे होगी, जो बाकी होंगी वो डिक्लाइन में चली जाएंगी, ठीक है। उनको हम डिलीटेरियस कहते हैं।
इट आल्सो अकर व्हेन द इन्वायरमेंट चेंज एंड इट सिलेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फिनोटाइप। और ये कब होती है? जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फिनोटाइप जो है उससे हम कोई इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट थे फिनोटाइप्स। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आता है। इसकी एग्जांपल में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये क्लासिक एग्जांपल है डायरेक्शनल सिलेक्शन की। इट अकर्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये इंग्लैंड में कर हुई थी, जब जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, उससे पोल्यूशन होती है, तो इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, द इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट सेलेक्ट अगेंस्ट वन फिनोटाइप ऑफ द बर्ड मोथ, ठीक है, जिसको हम पतंगे बोलते हैं, मोथ। बीस्टन, इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, इसको हम कह रहे हैं बीस्टन बेटुलेरिया। इट हैज़ टू फॉर्म्स, ग्रे एंड ब्लैक। अब हम अगर पेपर्ड मॉथ की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम ग्रे कह रहे हैं और एक को हम ब्लैक कह रहे हैं। ठीक है, एक ग्रे है हमारे पास और एक हमारे पास ब्लैक है। अर्ली 1800 में क्या हुआ था? अ ग्रे फॉर्म मेड अप 99% ऑफ द पेपर्ड मॉथ पॉपुलेशन। पहले 1800 में क्या हुआ था कि जो ग्रे पॉपुलेशन थी ना उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 99% थी। ठीक है, दे फॉर्म स्टिल प्रीडोमिनेंट इन नॉन इंडस्ट्रियल नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और ये नॉन इंडस्ट्रियल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात है, क्योंकि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की हम बात करें, इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, वो नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे इंग्लैंड के। लेकिन अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज़ की। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे इंग्लैंड के, अ ब्लैक फॉर्म रिप्लेस्ड द ग्रे फॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 50 ईयर्स। तो पहले जो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया थे, इंडस्ट्रीज़ का रेवोल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो ग्रे मौत बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही इंडस्ट्रीज़ आई तो उन्होंने जो ब्लैक मौत थी उन्होंने ग्रे की जगह ले ली। ठीक है, तकरीबन 50 ईयर्स लगे। इन दीज एरियाज़ द ग्रे फार्म मेड अप ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन एरियाज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे जो ग्रे फार्म थी वो तकरीबन 5% थी, जबकि बट द 95% ऑफ द पॉपुलेशन वाज ब्लैक। तो 95% जो पॉपुलेशन थी वो ब्लैक थी। द ग्रे फिनोटाइप हैज़ प्रीवियसली एडवांटेज बट इट हैड बिकम डिलीटरियस। नो, पहले इसके एडवांटेज थे ग्रे के, लेकिन अब वो डिलीट हो चुकी हैं, अब वो डिक्लाइन में हो गई, क्योंकि अब उनकी जगह किसने ले ली है? अब उनकी जगह ब्लैक मॉथ ने ले ली, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है। The investigators discovered the birds that prey on the peppered moth. It searched the moth from a contrasting background. अब जो बर्ड्स होते हैं ना वो अपनी अगर शिकार करते हैं तो वो जो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड है वहाँ से वो अपनी सर्च को, खुराक जो है उसको सर्च करते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है इसमें भी इसका काफ़ी रोल है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि प्रियर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी और अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी। प्रियर कहते हैं पहले, ठीक है, कि रेवोल्यूशन पहले क्या थी, उसके बाद जब इंडस्ट्रीज़ आ गई तो क्या हुई। द ट्रीज हैड लाइकन कवर्ड डार्क बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ जो थी पहले उसमें हम कहते हैं कि लाइकन थी, जो तने होते हैं, जो बार्क होती है, जिसको हम ट्रीज़ के जो ढाल होती है, ठीक है, उस पर लाइकन थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, और उनका ग्रे कलर था। द ग्रे मॉथ वर ब्रांडेड विद ग्रे बार्क ऑफ ट्रीज़। तो वो क्या हुआ कि जो हमने बैकग्राउंड की बात की ना, वो ये है कि जो ग्रे माउथ थी ना, अब जाहिर सी बात है वो जो ट्री है उसकी जो लाइकन थी वो भी ग्रे कवर थी, तो वो जो मॉथ थे ग्रे करके वो उसमें मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए। ठीक है, देयर फार दे कैन नॉट बी स्पॉटेड बाय बर्ड्स। तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड भी वैसा था, मौत भी उसी कलर के थे, तो बर्ड्स उनको आसानी से नहीं स्पॉट कर सकते थे, उनको नहीं पता चलता था। बट द ब्लैक मॉथ वॉज ईजीली विजिबल इन लाइटर बैकग्राउंड। तो जो ब्लैक मॉथ थी वो ग्रे लाइटर बैकग्राउंड था उसमें आसानी से नज़र आ सकती थी और बर्ड्स उनको आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की अगर बात करें, फैक्ट्रीज़ आ गई। फैक्ट्रीज़ ने क्या किया, इसने सॉफ्ट कोल जो है वो बनाए, ठीक है, यूज सॉफ्ट कोल्स। दीज फैक्ट्रीज रिलीज सूट एंड अदर पोल्यूटेंट्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है धुआं, पोल्यूशन जो है वो हवा में भर दी। इनकी वजह से क्या हुआ कि सूट कवर ट्री ट्रंक्स एंड किल द लाइकन्स। तो इनकी वजह से जो लाइकन्स थे, जो हमने बात की ट्रीज़ की बाग पे मौजूद थे, ग्रे कलर के लाइकन्स की जो हमने बात की, तो क्या हुआ कि इनकी वजह से
ये जो सूट हम कह रहे हैं, सूट कहा जाता है कालक, जो कालक होते हैं ना उसको सूट कहते हैं। तो उन सूट ने क्या किया कि उन जो ट्रीज़ हैं, ट्रंक्स हैं, उनको कवर कर लिया और उसकी वजह से वो लाइकन जो है वो मर गई, किल हो गई। तो जो अब वो छाल थी जो दरख्त की वो भी ब्लैक हो गई। नो बर्ड्स कुड ईजीली पिक आउट ग्रे माउथ अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड ऑफ द ट्री ट्रंक, बट द ब्लैक फॉर्म वर कैमोफ्लेज्ड। तो वो जो ब्लैक उस धुएं की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, वो जो ब्लैक ट्री ट्रंक था उस पे से जो ग्रे माउथ उसको आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन जो ब्लैक थी वो कैमोफ्लेज यानी कि जो ब्लैक वाली थी वो आसानी से उसमें मिक्स हो जाती थी। तो ये सारी डायरेक्शनल है। इसमें इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट किया है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आई वैसे वैसे इनकी पॉपुलेशन में भी तब्दीलियाँ आई, और एक टाइम में सिर्फ एक ही एक्सट्रीम लेवल तक गई है। एक टाइम में ना ग्रे गई है ना ब्लैक, दोनों एक अपने अपने टाइम पे जो है वो पीक पर गई हैं। ग्रे अपने टाइम पर गई है, ब्लैक अपने टाइम पर पीक पे गई है। ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन। The British Parliament enacted air pollution standard in the 1950s. It has reduced salt in the atmosphere, thus the grey form of the moth increased in frequency. फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ना उसने इस पे स्टैंड लिया 1950 में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा सूट जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो फिर जब वो ख़त्म हो गई तो वो जो ग्रे फॉर्म थी वो ज़्यादा अमाउंट में आ गई। सेकेंड वन इज़ द डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। अब डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में हम कहते हैं कि द नेचुरल सिलेक्शन इन विच इंडिविजुअल्स ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनोटाइप्स आर एट डिसएडवांटेज इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन प्रोड्यूस सब पॉपुलेशंस। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रप्टिव की बात करते हैं, इसमें जो नेचर होती है वो सिलेक्ट करती है एक्सट्रीम्स को। अब एक दो अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कर्व है, इस तरह बेल शेप कर्व है, ठीक है। अब ये वाली इसकी साइड जो है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या है, ये एक्सट्रीम है। इसको हम ई से कर देते हैं डिनोट, ठीक है, ई। और ये इसको हम कर देते हैं आई से। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट, दैट इज़ द इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। तो अब जो है नेचर सेलेक्ट बोथ एक्सट्रीम लेवल नॉट इंटरमीडिएट। अब डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में एक्सट्रीम लेवल जो है इसको सिलेक्ट किया गया, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल को सिलेक्ट किया नेचर ने, और जो इंटरमीडिएट थी वो एलिमिनेट हो गई, या हम कह देंगे डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनोटाइप्स आर अ डिसएडवांटेज इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम लेवल को एक्सेप्ट करेंगे, कॉमन टाइप जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी जो है इंडिविजुअल्स वो डिक्लाइन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ऑफ स्नेल, अगर हम स्नेल की एग्जांपल को देखें तो स्नेल जो है शेल कलर्स बिटवीन वाइट एंड डार्क ब्राउन, उसके शेल में वाइट कलर होता है और डार्क ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और ये मरीन टाइड पोल में रहते हैं, ठीक है, विद टू बैकग्राउंड कलर्स। अब दो इनके ब्लैक बैकग्राउंड होते हैं। अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड मेड अप ऑफ ब्रोकन शेल्स ऑफ मोलस्क, इट इज़ वाइट। अगर सैंड की बात करें तो वहाँ पर वाइट होंगी, ठीक है, स्नेल्स होती है ना वो वाइट होती हैं। और रॉक की अगर बात करें, रॉक चट्टान वगैरह जो होती हैं वहाँ पे जो हैबिटेट होगी वो क्या होगी, वो ब्राउन होगी। तो वहाँ पे जो स्नेल का कलर होगा वो ब्राउन होगा, सैंड पे स्नेल का कलर होगा वाइट, ठीक है। द शोरबर्ड्स प्रे ऑन स्नेल्स वाइल स्नेल इज़ नॉट एक्टिवली सेलेक्टेड इन अ वाइट बैकग्राउंड। तो जो स्नेल थी अगर हम इसकी बात करें वाइट में, तो वाइट बैकग्राउंड में भी वो इतनी जल्दी उसको पिक नहीं कर सकते थे बर्ड्स, और रॉक में ब्राउन बैकग्राउंड के साथ भी उसको इतनी जल्दी से पिक नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब दरमियानी इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो अगर तो सैंड वाइट जो सैंड है वाइट जहाँ पे है वहाँ पे अगर ब्राउन रख ली जाए तो वो आसानी से पिक हो जाएगी। रॉक में अगर ब्राउन है वहाँ पर वाइट स्नेल आ जाए तो वो भी आसानी से बर्ड्स उसको पिक कर लेंगे। इसलिए इंटरमीडिएट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इंटरमीडिएट ही है ना कि सैंड वाइट थी तो ब्राउन हमने कर दी, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट है। तो वो इंटरमीडिएट जो है फिनोटाइप बोथ सैंड और रॉक सबस्ट्रेट्स, तो बट द बर्ड्स prey on intermediates phenotypes on both the sand and rock substrate. Thus, disruptive selection produced two distinctive subpopulation, one white and one brown. इसलिए कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स हैं सैंड और रॉक सबस्ट्रेट की, वहाँ पे बर्ड आसानी से प्रे कर सकते हैं, जबकि दोबारा से मैं यहाँ स्टार्ट से पढ़ लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। द शोरबर्ड्स prey
prey on snails. White snails are not actively selected in a white background. The shore birds do not prey on them. तो जो शोर बर्ड्स थे वो इनको प्रे नहीं कर सकते थे जो वाइट बैकग्राउंड के साथ थी स्नेल्स, और ख़ुद भी वाइट थी. सिमिलरली ब्राउन स्नेल्स ऑन दी रॉक्स आर नॉट स्पॉटेड बाय बर्ड. इसी तरह जो ब्राउन स्नेल्स थी वो भी जो रॉक्स पे थी, उनका रॉक का बैकग्राउंड भी वैसा ही था, उनको भी वो नहीं पकड़ सकते थे बर्ड्स. ठीक है, बट द बर्ड्स प्रे ऑन इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स इन बोथ सैंड एंड रॉक सबस्ट्रेट. दस तो इसलिए डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्टिव सब पोल्यूशन, वन इज़ वाइट एंड वन इज़ ब्राउन. तो इसलिए डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन ने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट नहीं किया, इसने एक्सट्रीम थी उनको सिलेक्ट किया, और वो है वाइट और वो है ब्राउन. आई होप अब आपको डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की. अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की हम बात करें, हमारी जो थर्ड टाइप है स्टेबलाइजिंग. स्टेबल ये निकला है वर्ड स्टेबल से या बैलेंस से आप कह सकते हैं. तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसको बैलेंस सिलेक्शन भी बोला जाता है. द सिलेक्शन विच फेवर्स द इंटरमीडिएट अगेंस्ट एक्सट्रीम्स इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम कहते हैं कि विच फेवर्स द इंटरमीडिएट. अब यहाँ पे फेवर किया जाएगा इंटरमीडिएट सिलेक्शन को, एक्सट्रीम सिलेक्शन को फेवर नहीं किया जाएगा. ठीक है, इट फेवर्स द इंटरमीडिएट एक्सट्रीम अगेंस्ट एक्सट्रीम. तो फेवर करेंगे इंटरमीडिएट को अगेंस्ट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लेवल को नहीं करेंगे. जो इंटरमीडिएट होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे. Sometime both phenotypic extremes are deleterious. Therefore, a third form of natural selection narrows the phenotypic range. New variations arise during long periods of environmental constancy. The new combination of genes are found. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब environment पहले कांस्टेंट था, इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाती हैं. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो लॉन्ग पीरियड तक कांस्टेंट रहती है, तो न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन है वो हम कहने बनती हैं. वहाँ पे जो नेचर सेलेक्ट करती है नैरो फिनोटाइपिक रेंज को. ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम जो लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, डिलीट्रियस हो जाएगा. दिस कम्बिनेशन प्रोड्यूस मोर फिट फिनोटाइप्स दैन द प्रीवियस जीन्स. तो ये ज़्यादा फिट फिनोटाइप्स को प्रोड्यूस कर सकती है प्रीवियस जीन्स की निस्बत. प्रीवियस जीन्स हैव अलाउड अ पॉपुलेशन टू सर्वाइव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में हॉर्स शू क्रैब आते हैं. ठीक है, वो अटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट में रहते थे. इट्स फॉसल इज़ कंपेयर्ड विद द लिविंग फॉर्म्स. इट इंडिकेट्स दैट लिटल चेंज ओवर 200 मिलियन ईयर्स को. तो इन्होंने प्रेजेंट फॉसल्स जो हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया और उसमें बहुत थोड़ा चेंज था. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे. Apparently, the combination of characteristics present in this group of animal is adapted for the horseshoe crab's environment. तो यहाँ पे इन्होंने सारी चेंजिंग्स भी देखी, उसको कंपेयर किया, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें चेंज नहीं था. इन्वायरमेंट कांस्टेंट था, तो उसमें इन्वायरमेंटल चेंज नहीं आया हॉर्सशू क्रैब में. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है. अब इसकी नेचुरलिस्ट और न्यूट्रलिस्ट और सिलेक्शनिस्ट कंट्रोवर्सी को हम देख लेते हैं. कम्बिनेशन किया हुआ इनका. अब यहाँ पे आता है कि मोस्ट बायोलॉजिकल रिकोगनाइज दैट बोथ नेचुरल सिलेक्शन न्यूट्रल सिलेक्शन अकर. ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने रिकोगनाइज किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन और न्यूट्रल सिलेक्शन है वो अकर होती हैं दोनों. ठीक है, लेकिन बोथ जो सिलेक्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती इक्वली. आज पता नहीं वर्ड्स कैसे कैसे निकल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, environments are relatively constant during long periods in habitat. Therefore, stabilizing selection is acting on phenotypes, but natural selection operates only at molecular level. Certain genes can randomly establish a population. अब यहाँ पे क्या होता है कि environment जो है वो sometimes relative constant होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता. बहुत देर तक लॉन्ग पीरियड वो ना एक ही हैबिटेट में रहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स. तो जब इस तरह की कंडीशन होगी, जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है वो वहाँ पर होगी. ठीक है, और न्यूट्रल सिलेक्शन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगी. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इन्वायरमेंट की शिफ्ट्स हैं वो चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती रहती हैं. तो जब इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं ना, तो उस टाइम डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन होगी. ठीक है, और उसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. पहले जो स्टेबलाइजिंग है ना उसमें जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, लेकिन जब ये डिस्ट्रप्टिव और डायरेक्शनल सिलेक्शन आई है, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी चेंज आया है, तो यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा. The debate about the relative importance of natural selection and natural selection has started among evolutionists. बहुत ज़्यादा ये बहस चलती रही. ठीक है, और ये भी एवोल्यूशन का हिस्सा है. ठीक है, they lead to experiments. It will ultimately give a clearer understanding of evolution. और इस बहस को ख़त्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत सारे.
और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद काफ़ी हद तक जो है इन्होंने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया था एवोल्यूशन के प्रोसेस को। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड हेट्रोजाइगोट सुपीरियरिटी। हेट्रोजाइगोट सुपीरियरिटी और बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? द अकरेंस ऑफ टू or more distinct forms in a population without range of phenotypes between them is called polymorphism। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें वो सेम ही रहेंगी एक इन्वायरमेंट में। टू या टू से ज़्यादा की अगर बात करें, टू आर मोर देन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। डिस्टिंक्ट फॉर्म हम किसको कहते हैं? ग्रे भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी। ग्रे भी, वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी, तो वो डिस्टिंक्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन अ पॉपुलेशन विदाउट अ रेंज ऑफ फिनोटाइप्स, कोई इसमें रेंज नहीं है फिनोटाइप्स की, वो एक पॉपुलेशन में रहे, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, और बेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? व्हेन डिफरेंट फिनोटाइप्स आर मेंटेन्ड एट रिलेटिवली स्टेबल फ्रीक्वेंसीज। पहले हमने डिफरेंट फिनोटाइप्स की बात नहीं की, ठीक है, पहले हमने डिस्टिंक्ट फॉर्म की बात की थी। डिस्टिंक्ट फॉर्म में भी हम कह रहे हैं कि उसमें जो है ग्रे, ब्लैक, सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेट इज़ आल्सो डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो जब हम इसमें बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म में बैलेंस का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म की, तो आपको समझ आ गई कि दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फॉर्म डिफरेंट फिनोटाइप्स एक ही पॉपुलेशन में रहे, से पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। लेकिन बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म हम उसे कहते हैं कि डिफरेंट फिनोटाइप्स एक ही पॉपुलेशन में रहें लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज भी सेम रहे, उनकी फ्रीक्वेंसीज में भी कोई तब्दीली ना आए, ये बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, इसी एग्जांपल में आती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो सिकल सेल एनीमिया है ना, ये क्या है? हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया ब्लड में एक डिजीज़ होती है, ब्लड में होती है, और इसमें हम कहते हैं कि जब ये डिजीज़ होती है, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, और साथ में उसके रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें एबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो भी रिड्यूस हो जाती है। इट रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन एंड दिस डिजीज मिसहैप्स सम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। द क्वांटिटीज ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल्स आर रफली इक्वल इन हेट्रोजाइगोट स्टेट। अब हेट्रोजाइगोट स्टेट हम कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल होते हैं वो सिकल सेल में तब्दील हो जाते हैं, उसको हेट्रोजाइगोट स्टेट कहा जाता है। और होमोजाइगोट स्टेट हम कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स रिमेन सेम। ठीक है, इसमें कोई सिकल सेल वाली कंडीशन नहीं होती। सिकल सेल हेट्रोजाइगोट अकर्स इन सम अफ्रीकन पॉपुलेशन, तो कुछ अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये देखी गई। ठीक है, और उसमें तकरीबन हाई थी 0.4 तक देखी गई, रेशो जो है 0.4 तक देखी गई। This population maintain both sickle cell heterozygotes and homozygote genotypes at unchanging frequencies। और इनमें देखा गया कि इस पॉपुलेशन ने दोनों कंडीशंस को मेंटेन रखा, सिकल सेल हेट्रोजाइगोट को भी और होमोजाइगोट जीनोटाइप्स को भी। और उसमें होमोजाइगोट की अगर बात करें तो होमोजाइगोट में फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो सिकल सेल जीन जो है ये मोस्ट कॉमन है अफ्रीकन रीजन में। ठीक है, अफ्रीका में ज़्यादा होती है ये। दिस रीजन इज़ हैवली इन्फेक्टेड विद द मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि वहाँ पे मलेरियल पैरासाइट्स बहुत होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे अगर मलेरियल पैरासाइट को हम साइंटिफिक में बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्किपेरम। ठीक है, सिकल सेल हेट्रोजाइगोट्स आर लेस सेंसिटिव टू मलेरियल इन्फेक्शन। जो सिकल सेल हेट्रोजाइगोट होते हैं ना, वो लेस सेंसिटिव होते हैं मलेरियल इन्फेक्शंस के। द एक्सपीरियंस लेस सिवियर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया देन होमोजाइगोट विदाउट सिकल सेल्स। जो होमोजाइगोट हैं जिनमें सिकल सेल मौजूद नहीं होते, उनमें ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनमें जिनमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, सिकल सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उनमें मलेरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, और जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं उसमें एनीमिया के सिम्टम्स शो नहीं होते, जबकि जो होमोजाइगोट होते हैं उसमें शो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल की अगर बात करें कि ये सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजाइगोट सुपीरियरिटी। अब हेट्रोजाइगोट सुपीरियरिटी हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हेट्रोजाइगोट जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू होमोजाइगोट। ठीक है, होमोजाइगोट की निस्बत हेट्रोजाइगोट जो है वो ज़्यादा होगी, इसको हेट्रोजाइगोट सुपीरियरिटी बोलते हैं। हेट्रोजाइगोट मेंटेन्स द एलील इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन।
ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये मेंटेन करती है एलील को, इट मेंटेन्स बोथ एलील एट हायर फ्रीक्वेंसी दैन एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर हायर फ्रीक्वेंसी में कर ले जितना हमने एक्सपेक्ट किया हो तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक्ट करती है होमोजाइगस फिनोटाइप्स, ठीक है, ओनली ऑन होमोजाइगस फिनोटाइप्स। देयरफॉर हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी लीड्स टू बैलेंस पोलोमॉर्फिज्म। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो बैलेंस्ड पोलीमॉर्फिज्म को ज़्यादा शो करती है, उसमें बैलेंस्ड पोलीमॉर्फिज्म जो है वो ज़्यादा होती है। स्टेबलाइजिंग को भी हम बैलेंस पोलीमॉर्फिज्म बैलेंस पोलीमॉर्फिज्म नहीं, बैलेंस सिलेक्शन बोलते हैं। तो बैलेंस पोलीमॉर्फिज्म को जो ज़्यादा सपोर्ट करती है वो हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी करती है, ठीक है। तो ये हमने नेचुरल सिलेक्शन की तमाम जो टाइप्स थी वो पढ़ ली हैं।